सुनिए, एक बढ़िया वाला टॉपिक लेके आज हम आ गए। कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है, बट सबसे लास्ट टॉपिक करने का मतलब ये नहीं कि उसका वेटेज नहीं है। सबसे ज्यादा वेटेज फुल फ्लेज आपको वो लोग 14 मार्क्स के लिए ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कौन सा बता रहे हैं वो लोग? बजट एंड बजटरी कंट्रोलर। चलो सुनिएगा ध्यान से। क्या हमने 11th-12th में इकोनॉमिक्स पे बजट के बारे में पढ़ा था? तो हाँ जी, बिल्कुल पढ़ा था। ये बजट का मतलब क्या होता है? तो सुनिएगा ध्यान से। सुन रहे हो? ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा ध्यान से। ये बजट थैंक यू। का मतलब क्या होता है? तो बजट का मतलब ये होता है कि हमें क्या करना है पता है? अंदाजा लगाना है। किसका अंदाजा लगाना है? कि आने वाले साल में हमारी कितनी इनकम होगी और कितने खर्चे होंगे। ऐसे ही बजट गवर्नमेंट भी बनाती है। हमने सुना हुआ है कि भाई 1 फेब को हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट अनाउंस करते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं? तो जिसमें वो अंदाजा लगाते हैं कि अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि 14 से लेके 31/3 अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना हमारा खर्चा होने वाला है। जितना हमारा खर्चा होने वाला है उसके अकॉर्डेंस में गवर्नमेंट अपनी क्या डिसाइड करता है पता है? इनकम डिसाइड करता है। पर ये गवर्नमेंट का बजट होता है। गवर्नमेंट का बजट उल्टा बनता है। कैसे उल्टा बनता है? वो पहले खर्चों के बारे में सोचते हैं और फिर वो किसके बारे में बताते हैं पता है? इनकम के बारे में। गवर्नमेंट की इनकम क्या है? टैक्सेस और वो सब चीजें। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से अगर खर्चे ज्यादा है तो टैक्सेस क्या कर देंगे पता है? बढ़ा देंगे। अगर खर्चे कम है तो वो टैक्सेस क्या कर देंगे पता है? कम कर देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ वो लोग ये बता रहे कि जब हम आम आदमी का बजट बनाएंगे या तो फिर हम जब बिजनेस का बजट बनाएंगे, जब कंपनी का बजट बनाएंगे, तो कंपनी के बजट के वक्त हमें क्या देखना है? तो हमें पहले हमारी इनकम देखनी है कि भाई आने वाले समय में हमारी कितनी इनकम होने वाली है। उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे पता है? खर्चा। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर हमारी इनकम ज्यादा है तो हम खर्चे ज्यादा कर पाएंगे। इनकम कम है तो हम उतने खर्चे भी कैसे कर पाएंगे? कम, क्योंकि उतने पैसे ही नहीं है। अच्छा, एज अ कंपनी के तौर पे हमें बहुत सारे अलग तरह के बजट एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट के तौर पे बनाने हैं। अब ये बजट बनाना है मतलब क्या? तो बजट बनाना मतलब ऐसा कि हम उनको साल शुरू होने से पहले ही बता देंगे, हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट को या हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड को कि भाई आपको इतना ही खर्चा करना है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रख के ही कामकाज कराना है, चलाना है। सीआईएमए की ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी क्या बोलती है? तो ये बजट एज अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अ प्लान फॉर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ अ टाइम। एक डिफाइंड पीरियड, ये डिफाइंड पीरियड मतलब कितना? 1 साल का। 1 साल के डिफाइंड पीरियड में हम जो भी सारी अलग अलग एक्टिविटीज करने वाले हैं, वो सारे अलग अलग एक्टिविटीज को जब हम क्वांटिटेटिव डेटा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम क्या बोले जाएंगे पता है? बजट बोला जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं सिंपल सा, ताकि आपको ये काम सॉर्टेड हो जाए। मान लो कि भाई हम घर पे बैठे थे, पापा ने बोला अरे भाई एक काम कर दो। हाँ जी बोलिए। एक काम कर, फटाफट से उठ और जाके ना ये रिमोट बिगड़ गया है टीवी का, तो रिमोट लेके आ। ठीक। अब क्या आपको पता है रिमोट कितने का आता है? नहीं। तो ऐसे पापा को पूछेंगे पापा कितने का आएगा रिमोट? तो पापा उनको क्या बोलेंगे? अरे यार तेरे को उतना नहीं पता, देख शायद से 200 से 250 के बीच रिमोट आना चाहिए। अच्छा, कुछ चाइना वाला होगा तो हो सकता है वो तेरे को 150-180 में भी दे दे। पर तू एक काम करना, अगर 200 से 250 के बीच बोल रहे हैं ना तो तू ले आना। अगर उससे ज्यादा बोल रहे हैं ना तो मेरे को एक बार फोन करना, मैं फिर बताऊंगा कि भाई क्या चल रहा है। अच्छा, अगर फिर भी तेरे को आराम से नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करो, उससे आगे दूसरी एक दुकान भी है, वहां पे एक बार पूछ लेना। अगर दोनों जगह पे ऐसी रेट दिख रहे या बता रहे तो फिर मेरे को फोन कर। ठीक है, हम निकले, हम गए दुकान पे, उसने हमने पूछा भाई रिमोट दे दीजिए टीवी का। उन्होंने बोला ये लीजिए टीवी का रिमोट। हमने पूछा कितने रुपए का? उसने बोला 200 रुपए। अरे वाह, काम हो गया हमारा।
क्यों काम हो गया? क्योंकि हमको 200 का ही रिमोट खरीदना था और 200 का ही उससे बताया, तो मतलब कि अब हम कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे और वो रिमोट क्या कर लेंगे बताए? खरीद लेंगे, ले लेंगे। लेकिन हम 200 से 250 का अंदाजा लेके गए थे और हमने उसको पूछा भाई बताओ रिमोट कितने का? उसने बताया 450 रुपए का है भाई। अरे इतना ज्यादा, रहने दो। दूसरी दुकान पे गए, वहां पे गए तो उसने बताया 430 रुपए का है भाई। हमको तुरंत से होगा भाई ये तो हमारा जितना बजट था उससे कैसा जा रहा है पता है? ऑलमोस्ट डबल या ज्यादा जा रहा है। तो इन शॉर्ट इससे क्या होगा? तो ये बजट से ना हमको एक लिमिट में पता चलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम एक लिमिट देके रखेंगे कि भाई तुम आप लोगों को चीजें बनानी है, इतने टाइम में बनानी है, इतनी क्वांटिटी बनानी है, बट उसके लिए आपको इतना ही खर्चा करना है। एग्जाम्पल के तौर पे कभी कभार हम लोग मान लो कि भाई पापा के दोस्त की बर्थडे है, उन्होंने बोला यार जाना जाके बढ़िया गिफ्ट लेके आ, हम उसके लिए सोने की अंगूठी लेके आ गए। अरे फिर पापा बोले कि भाई इतना भी बढ़िया नहीं था, इतना भी कुछ खास दोस्त नहीं है। मतलब क्या, हर बार काम अच्छा करना है, क्वालिटी अच्छी रखनी है, क्वांटिटी डिजायरेबल चाहिए, बट उसके साथ साथ हमें क्या करना, हम क्या डिसाइड करना पड़ेगा पता है? एक अच्छा वाला बजट भी डिसाइड करना पड़ेगा। हमने सोचा यार हमारी ना क्लासेस है बढ़िया चल रही है, हमें और बड़ी करनी है यार, कुछ करो यार, कुछ करो, हाँ कुछ ज्यादा बच्चे लेके आओ, और बच्चे लेके आओ। हमने क्या सोचा, सबको बोल दिया कि जो भी लोग बच्चे लेके आएंगे उन सभी की फीस 50% लेस लाने लग जाएगी। बट द थिंग इज दैट कि भाई आपको देखना है, जब सेल्स कर रहे हो, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप कैश का बजट बना रहे हो, उस वक्त आपको डिसाइड करना पड़ेगा, पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से हम ये सारा कामकाज करने वाले हैं, ताकि हमारा माइंड सेट रहेगा कि भाई हमें इससे ज्यादा या इससे कम में नहीं बैठना है। आगे बजट एक सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक अंदाजा है। बजट के आसपास हमें घूमते रहना है। एग्जैक्ट बजटेड आपका सब आ ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। वो हमने स्टैंडर्ड में और मार्जिनल कॉस्टिंग में और इन सभी चीजों में हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। आगे देखिए, वो लोग फोरकास्ट के बारे में बता रहे हैं। ये फोरकास्ट का मतलब क्या? तो फोरकास्ट का मतलब होता है अंदाजा लगाना। जैसे वो पता है वो लोग वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। ये वेदर फोरकास्टिंग करते हैं मतलब क्या? भाई लग रहा है कि भाई आने वाले टाइम में बारिश गिरने वाली है कि नहीं गिरने वाली है, तापमान कैसा रहने वाला है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। पर यहाँ पे ये लोग फोरकास्ट का मतलब क्या बता रहे हैं? आपको फोरकास्ट किसके बारे में करना है? आपकी होने वाली इनकम के बारे में फोरकास्ट करना है, आपके होने वाले खर्चों के बारे में फोरकास्ट करना है, या फिर जितने भी आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है उन सभी के बारे में आपको क्या करना है? बताए, फोरकास्ट करना है, अंदाजा लगाना है। दूसरा वो लोग क्या बता रहे हैं कि भाई हमको अगर लग रहा है कि फोरकास्टिंग एंड बजटिंग दोनों सेम है, तो ऐसा नहीं है। फोरकास्ट में सिर्फ और सिर्फ हम अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन बजट में हम सिस्टमैटिक वे में सब चीजें लिख के हम क्या करने वाले हैं? रिप्रेजेंट करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बजट में से वो लोग थियरी भी काफी अच्छी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले ये एक आईएन पे टिक करके रखो, कौन सा? डिफरेंस बिटवीन फोरकास्ट एंड बजट। फोरकास्ट इज मेनली कंसर्न विद द एंटिसिपेटेड और प्रोबेबल इवेंट्स, जबकि बजट इज रिलेटेड टू प्लान्ड इवेंट्स। देखिएगा, फोरकास्ट में हम सभी चीजों को ले लेंगे कि भाई कहीं अगर बारिश गिरना शुरू हो गई तो, कहीं हमारे चीजों की ट्रेंड बदल गया तो, मतलब क्या? तो मतलब कि ऐसा बहुत से बार क्या होता है, फोरकास्ट में हम सभी चीजों को ले लेंगे, लेकिन बजट में हम प्लान्ड इवेंट्स के बारे में ही सोचेंगे। दूसरा, फोरकास्ट में कवर फॉर लॉन्गर पीरियड मोर देन 1 ईयर, जबकि बजट किसके लिए बनता है? शॉर्ट पीरियड के लिए। फोरकास्ट इज ओनली टेंटेटिव एस्टिमेट, जबकि बजट है फिक्स फॉर अ पीरियड। मैंने बताया वैसे फोरकास्ट में अंदाजे से सब कुछ चलेगा, लेकिन बजट में क्या होगा? तो बजट में हमें ना देखना है कि सब कुछ लिख के सिस्टमैटिक वे में। एग्जाम्पल तौर पे मान लो कि हम प्लान करा रहे हैं ट्रिप की, वही चलो एक काम करते हैं, गोवा की ट्रिप बनाते हैं। अच्छा, अब गोवा की ट्रिप करने के लिए कितना खर्चा होगा? देखो ना, 2,000-3,000 आने जाने के, 2-3 हजार वहां पे रहने के, वहां पे 2-3 हजार घूमने फिरने के, मोटा मोटा 15 से 20 हजार पकड़ के चलो। ये फोरकास्टिंग। लेकिन जब हम बात करेंगे बजटिंग, तो ये बजटिंग का मतलब क्या होता है? तो बजटिंग में काम करेंगे, चलो भाई
ट्रैवल एजेंट को फोन लगाओ, पूछो तो ट्रेन का कितना होता है एंड एयर का कितना होता है। चलो उनको पूछो तो कि भाई वहां पे रहने के लिए कौन सा बढ़िया रिसोर्ट अवेलेबल है, उसकी पर नाइट या पर डे की कॉस्ट कितनी है, वो लगाओ अंदाजा। मतलब ही क्या, जब आप बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में काम कर रहे हो, लिख लिख के काम कर रहे हो, तो वो बजट है। जबकि अंदाजे से सब जब लगा रहे हो, जब हमारे पास कुछ पर्टिकुलर प्रूवन डेटा अवेलेबल नहीं है बट ऐसे ही हम देख रहे हैं, तो वो सब चीजें कौन सी वाली है पता है, तो वो सारी की सारी चीजें फोरकास्टिंग है। फोरकास्ट रिजल्ट इन प्लानिंग, जबकि रिजल्ट ऑफ प्लानिंग इज बजटिंग। देखिएगा फोरकास्ट की हेल्प से हम प्लानिंग कर पाते हैं, लेकिन प्लानिंग की एंड रिजल्ट कौन सा है पता है, बजटिंग हमारा प्लानिंग का एंड रिजल्ट है। Next, the function of forecast ends with the forecast of likely events. The process of budget starts where forecast ends and convert into budget. Functions of forecast कब खत्म हो जाता है, जब वो चीज हो जाती है तब। जैसे कि मुझे लग रहा है कि आज ना, अगर मान लो आईपीएल की कोई मैच चल रही है, मैं बोल रहा हूँ आज ना ये वाली पर्टिकुलर टीम जीतेगी। अच्छा, ये मेरा अंदाजा था। ये अंदाजा कब तक वैलिड है, जब तक वो मैच खत्म नहीं हो जाता, तब तक। जैसे ही मैच खत्म हो गया फिर मैं बोलूंगा कि यार देखा अब ये टीम जीतने वाली थी, नहीं, वो तो हो गया है, वो तो खत्म हो गया है। बट बजटिंग जो है, जहां पे फोरकास्टिंग खत्म होता है ना, वहां से फिर बजटिंग शुरू होता है। फोरकास्टिंग यूजुअली कवर्स अ स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन, जबकि बजट बस बिजनेस पूरा का पूरा कवर अप कर लेंगे। एंड फोरकास्टिंग डज नॉट एक्ट एज अ टूल ऑफ कंट्रोलिंग मेजर, जबकि बजट में ना हम प्लानिंग के साथ साथ कंट्रोलिंग भी रख पाएंगे। कैसे प्लानिंग, तो भाई हमको पता चल जाएगा, मान लो कि एग्जाम में तो टीवी का रिमोट लेने के लिए निकले 200 से 250 का आने वाला है, हम 200 से 250 रुपए जेब में लेके चलेंगे, प्लानिंग किया। बजटिंग सॉरी कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, अगर मान लो वहां पे बोल रहा है 270, अब शायद से उसको थोड़ी सी खींचने की कोशिश करेंगे, देखो साहब 250 तक तो गिना दो, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि हमारा लिमिट कहां तक की है, पता है 250। तो बजटिंग जो है वो एज अ प्लानिंग के तौर पे भी हेल्प करता है, और बजटिंग जो है वो एज अ कंट्रोलिंग मेजर के तौर पे भी हमको हेल्प करता है। एसेंशियल्स ऑफ बजट, ये फ्यूचर के लिए होता है, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट पॉलिसी को ध्यान में रखता है, और साथ ही में ये एक ऐसा पर्पस से हम बनाते हैं जिससे हमारा गिवन ऑब्जेक्टिव क्या हो पाए, सेटिस्फाई हो पाए। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग, बेनिफिट्स ऑफ बजटिंग, द बजटिंग फ्रेमवर्क, ये सब चीजें थोड़ा सा आप देखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर बजट्स, सेल्स मैनेजर हो गया, परचेस मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, उन सब को इन सब चीजों के लिए काम सौंप सकते हैं। बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, प्रिपरेशन ऑफ बजट, बजट की प्रोसेस, टाइप्स ऑफ बजटिंग प्रोसेस, देखिएगा ध्यान से, कुछ इतना बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिएगा क्या बोल रहे हो, टाइप्स ऑफ बजट। बजट के ना बहुत से अलग अलग टाइप्स होते हैं। देखिएगा देखिएगा देखिए, देखिए टाइप्स ऑफ बजट। फंक्शनल क्लासिफिकेशन, बजट्स को हम फंक्शंस के वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन मतलब क्या, मास्टर बजट एंड फंक्शनल बजट। फिर ऑन द बेस ऑफ टाइम भी कर सकते हैं, करंट बजट, लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट, एंड ऑन द बेस ऑफ कैपेसिटी भी कर सकते हैं, फिक्स बजट या फिर फ्लेक्सिबल बजट। ये फंक्शंस बजट मतलब कि कौन कौन से आएंगे, तो भाई सेल्स बजट हो गया, परचेस बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट बजट हो गया, लेबर कॉस्ट बजट हो गया, कैश बजट हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट हो गया, वो सब। मास्टर बजट मतलब क्या, उसमें एक सारे ये जो भी फंक्शंस है उन सभी को हम कवर अप करके जो बड़ा बजट बनाने वाले हैं, पूरे बिजनेस के लिए जो बड़े बजट बनाने वाले हैं, उसको बोलेंगे मास्टर बजट। अब बजट इनकम स्टेटमेंट, बजट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कैश बजट, ये सारे मास्टर बजट हो गए। कैपेसिटी वाइज फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। ये फिक्स बजट मतलब क्या, जिसमें हम किसी भी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ नहीं करेंगे। जबकि फ्लेक्सिबल बजट में मतलब क्या, हाँ हमको पता है ये फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर का हमेशा अनसर्टेन रहता है, थोड़ी बहुत तो आपको जैसे हम बोल सकते हैं कि प्लस माइनस सहना करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले ये फंक्शनल बजट की जो लोग बात कर रहे हैं उसमें अलग 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 हमारे जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस है उसके किस तरीके से हम बजट बनाएंगे उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट से आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर बढ़िया वाला देखते हैं क्या आपको समझ में आ जाए। 32, इलस्ट्रेशन नंबर 32 आपका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आ जाइए फटाफट से, इलस्ट्रेशन नंबर 32 आ गए आप लोग, आ जाओ ना।
चलिए देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 32 और उसमें भी हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 534 है। You are required to prepare a selling and overheads budget from the estimates given below. चलिए हमको क्या बनाना है, तो हमें ना सेलिंग एंड ओवरहेड्स बजट मतलब कि हमारा सेल्स बजट हमें बनाना है। चलिए ये सेलिंग ओवरहेड्स बजट मतलब क्या, हम जब सेलिंग करने वाले हैं तो वो सेल्स करने में हमारा टोटल कितना खर्चा होना चाहिए, कितने खर्चे तक हम सब चीजों को क्या करेंगे बताए, अलाउ करेंगे, सेट करके रखेंगे, उसको हम हमारा क्या बोलते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बजट। देखिएगा ध्यान से, मस्त चीज है, कोई टेंशन की बात नहीं है। You are required to prepare selling and overhead budgets from the estimated given below. चलो एडवर्टाइजमेंट वो हमारा फिक्स खर्चा है, कितना, 1000 रुपए। सैलरी ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट फिक्स खर्चा है, कितना, 1000 रुपए। एक्सपेंस ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट फिक्स खर्चा है, कितना, 750 रुपए। सेल्समैन की कमीशन एट 1% ऑन सेल्स एक्सक्लूडिंग एजेंट सेल्स। सर ये एजेंट सेल्स मतलब क्या, तो कभी कभार हम हमारे बिजनेस में सामान बेचने के लिए सेल्समैन को तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम बाहर एजेंट्स को भी रखेंगे कि भाई वो भी सब चीजें हमारी क्या कर पाए, मतलब बेच पाए। हमारी दुकान पे कोई आ रहा है, उसको सामान बेच रहे हैं तो वो सेल्समैन के थ्रू बेचेगा, लेकिन दुकान पे कोई नहीं आ रहा है फिर भी सामान बिक रहा है, वो किसके थ्रू बिक रहा होगा पता है, एजेंट। तो हमें सेल्समैन को कमीशन देना है, कितना देना है, 1% ऑफ सेल्स देना है, लेकिन वो 1% ऑफ सेल्स आफ्टर एजेंट्स के सेल्स को माइनस करने के बाद, क्योंकि एजेंट ने जो बेचा है उसका सेल्स का कमीशन हम हमारे सेल्समैन को नहीं देंगे, वो तो हमें किसको देना पड़ेगा, एजेंट को। आगे देखो, कैरिंग आउटवर्ड सॉरी कैरेज आउटवर्ड एस्टिमेटेड 5% ऑन सेल, एजेंट्स कमीशन 7.5% ऑन एजेंट सेल्स, देखा एजेंट का भी कमीशन है। द सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड वर एस्टिमेटेड एज फॉलो, मान लो 80,000 का सेल्स हुआ है इंक्लूडिंग एजेंट का सेल 8,000, 90,000 का सेल्स हुआ है इंक्लूडिंग एजेंट का सेल्स 10,000 एंड 1,00,000 का इंक्लूडिंग एजेंट सेल्स 10,500। तो बताइए सेलिंग ओवरहेड बजट कैसे बताना है भाई, पहले 80,000 का लेके फिर 90,000 का लेके फिर 1,00,000 का लेके। अच्छा ये अलग अलग लेके करना है, सेलिंग है तीनों का अलग अलग करना। हाँ हाँ सर ये फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, याद करो इसमें तो हम एक्सपर्ट बन चुके हैं। सबसे पहले सेल्स देंगे, सेल्स में से हम पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट फिक्स करने के बाद फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, हमने पहले फिक्स दिया है वेरिएबल, तो भी जस्ट हमको पता है, हमने वो स्टैंडर्ड परफॉर्मा हमको पता है कि भाई कैसे करना चाहिए, तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। चलो पर्टिकुलर, फिर सेल्स एट 80,000, फिर सेल्स 90,000, फिर सेल्स 1। तो चलिए हमारा सबसे पहले सेल्स कितना आ गया, सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 सिचुएशन। चलिए अब उसमें से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। चलिए अब ये वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, तो देखो ध्यान से, ये जो एडवर्टाइजमेंट है उसके ब्रैकेट में तो लिखा हुआ है फिक्स्ड है, सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट वो भी बोला है फिक्स है, एक्सपेंस ऑन द सेल्स डिपार्टमेंट वो भी बोला है फिक्स है, और सेल्स का रेम्युनरेशन वो भी बोला है फिक्स्ड है। तो फिर कौन सा है, देखो सेल्समैन का कमीशन एट दैट 1% ऑफ सेल्स। चलिए 1% ऑफ सेल्स मतलब वो वेरिएबल हो गया, हाँ जी, सेल्स बढ़ेगा तो वो भी तो कमीशन भी बढ़ेगा, सेल्स कम तो कमीशन भी, सेल्स जीरो तो कमीशन भी जीरो। तो देखो सबसे पहले हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट का अंदाजा लगाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, सेल्समैन्स कमीशन एट द रेट 1% ऑफ सेल्स एक्सक्लूडिंग एजेंट्स से। अब देखिएगा और समझने की अच्छे से कोशिश कीजिएगा। देखो अब टोटल हमारा सेल्स तो कितना था 80,000, लेकिन वो 80,000 में एजेंट का सेल देखो कितना बोल रहे हैं पता है, 7.5। 80,000 में एजेंट का सेल 8,000। तो देखो हम क्या करेंगे पता है, 80,000 में से 8,000 काट के
एट द रेट 1%। बताओ 80,000 में से 8,000 72,000 कितना आ रहा है? 72,000 और 720 उसका 1% 720 720 रुपया। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझे। फिर ये 90,000 का सेल्स है, लेकिन उसमें एजेंट का सेल कितना बोल के रखा हुआ है? 10,000 10,000 80,000 80,000 का इसका 1% 800 रुपया। यस सर। फिर कितना 10, बोल के रखा? 500 1 लाख। 1 लाख में कितना है एजेंट का सेल? 10,500 मतलब कि 1% कितना? 89,500 नहीं 895 895। बोलो डाउटी। डाउटी बोलो ना थोड़ी नहीं, कोई doubt थोड़ा नहीं। थोड़ा। फिर क्या बोल रहे हैं? कैरेज आउटवर्ड एस्टिमेटेड 5% ऑन सेल्स। हाँ चलो, कैरेज आउटवर्ड वो भी हमारा वेरिएबल खर्चा। क्यों? क्योंकि वो भी सेल्स के साथ जुड़ा हुआ है। सेल्स बढ़ता जाएगा तो हमारा कैरेज आउटवर्ड का खर्चा भी क्या होता जाएगा? बढ़ता बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब ये सेल्स में बोला गया है, एजेंट का सेल्स, सेल्समैन का सेल्स, ऐसा कुछ नहीं। टोटल सेल्स के ऊपर देखिए। अच्छा, टोटल सेल्स हमारा कितना है? 80,000। 80,000 का 5%। 400 4,000 आएगा तो है 80,000 का 5 80,000 का 10% होता है 8,000। हाँ तो 4,000 फिर 4,500 5। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं वो लोग हमको? कैरेज आउटवर्ड के बाद एजेंट की कमीशन। चलो कितना बोला एजेंट का? 7.5 on agent sales अच्छा 7.5%। अच्छा एजेंट सेल्स पहले में कितना है? 8,000। देखो 8,000 का 7.5% बोलो कितना आएगा? 8 से 56 में 8 55 600। फिर यहाँ पे 10,000 का 7.5%, 750। यस और यहाँ पे 10,500 का 7.5%। बस सेल्स का नहीं देंगे हम ये एजेंट का सेल का देखिए। देखो एजेंट का सेल हमको यहाँ पे बोल के रखा हुआ है 8,000, 10,000, 10,500। बताओ 10,500 का 7.5%। आराम से 7.5 788 ले लिया उन्होंने। 788। उसके बाद उन्होंने क्या बोला हुआ है? बस अब मतलब कि हमारे सारे के सारे कौन से खर्चे हो गए? टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अब फिक्स अब टोटल वेरिएबल क्या, इन सब में से सीधा माइनस कर दो ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का टोटल करते हैं। चलो देखो 720 प्लस 4,000 प्लस 600 5320 सही है 800 प्लस 4,500 प्लस 750 550 गलत 13,250 750 प्लस 4,500 प्लस 800 प्लस 750 8,000 प्लस 750 प्लस 800 ना हाँ 6050 6683 समझे? समझे पक्का? चलो अब टोटल फिक्स कॉस्ट। चलो फिक्स कॉस्ट में कौन कौन सा बोला है? एडवर्टाइजमेंट 1,000 रुपए। चलो ये क्यों सब में? अरे यार वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड है इसलिए तो फिक्स्ड है। सैलरीज ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट 1,000 ये भी 1,000 है। फिर क्या बोला उन्होंने? एक्सपेंस ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट कितना है? 750 सब में। बोला है सेल्समैन रेम्यूनरेशन 3,000 से $5,750
क्या आएगा 5750 अब मैं सब में अब हम लास्ट में क्या करेंगे ग्रैंड टोटल ऑफ कॉस्ट 11070 दोनों कॉस्ट का ग्रैंड टोटल मतलब कि ईवीसी प्लस ईएप्स 5320 प्लस 5750 11070 11070 परफेक्ट 11800 12433 सर हम इसको सेल्स में से माइनस करेगा अरे नहीं रे अभी तो हम सेल्स डिपार्टमेंट का बजट डिसाइड कर रहे हैं देखिएगा अब हम देखने वाले हैं कैश बजट मोस्ट टैलेंटेड टॉपिक है ये हमारा बढ़िया वाला वो लोग पूछ ले तो मजा आ जाएगा आप लोगों को कैश बजट सर ये कैश बजट का मतलब क्या हर महीने हमारे पास जेब में कितने पैसे पड़े हुए होने चाहिए ताकि हम सारा तामझाम अच्छे से अच्छे तरीके से इलस्ट्रेशन नंबर 41 आ जाएगी फटाफट से आ जाएगी इलस्ट्रेशन नंबर 41 पेज नंबर 550 पे आगे क्या बात है प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द 3 months एंडिंग 30th June 22 फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बिलो चलो हमें 3 महीने का 30 जून पे खत्म हो वैसा मतलब ये क्या 30 अप्रैल 30 मई एंड 30 जून फुल फ्लेज पहले ही बोला मैंने आपको फुल फ्लेज 14 मार्क्स रोकड़े ले आने के रोकड़े 14 मार्क्स में जेब में हाँ चलो प्रिपेयर कैश बजट फॉर 3 months ऑफ एंडिंग 30th जून मतलब कि 30 जून को खत्म हो जाना चाहिए मतलब कि 3 महीने कैसे 30 अप्रैल 30 मई 30 जून ऐसे अप्रैल मई और जून का बनाना है चलो हमको डिटेल्स देके रखो मंथ फरवरी मार्च अप्रैल मई जून अरे सर यार हमको बनाना है अप्रैल मई जून का तो ये लोग क्यों फरवरी मार्च क्या दे रहे हैं तो देखते हैं सेल्स दे के रखा हुआ है मटेरियल्स दे के रखा हुआ है वेजेस दे के रखा हुआ है ओवरहेड्स क्या मनी मन में तय कर सकते हो सेल्स जब करते हैं तो कैश आती है कैश जाती है जाती है आती है शेयर पर कैश आती है मुझे जाती होगा मैं तो आती होगा उसमें अच्छा फिर वो मटेरियल के वक्त जाती है जाती है मैडम फिर वेजेस के वक्त जाती है फिर ओवरहेड्स के वक्त जाती है तो जब हम सेल्स करना सेल्स तो उसको कैश को प्लस करने का उसके बाद जितने भी खर्चे हो रहे हैं उसमें से उसको क्या कर दो माइनस क्या कर दो माइनस क्या कर दो माइनस बस आपको एंड ऑफ द मंथ पता चल जाएगा कि इतना पैसा हमारी इस जेब में होना चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए चाहिए होना चाहिए कि नहीं चाहिए आप बताओ चाहिए आप बता पाओगे कि होना की चाहिए कि नहीं चाहिए चाहिए आगे आगे क्या बोल रहे हैं वो लोग देखो क्रेडिट टर्म्स आर एज फॉलो सेल्स और तो फिर डेटर्स 10% ऑफ सेल्स आर ऑन कैश 10% सेल्स हमारा किस पे जा रहा है पता है कैश। कैश पे जा रहा है चलो इतना था क्या आप पता लगा सकते हो 10% कैश में जा रहा है अच्छा किसका 10% सेल्स का अरे बोला है ना सेल्स का तो फिर सेल्स का सही है कि नहीं है सही है चलिए आगे देखते हैं सेल्स एंड डेटर्स आर 10% ऑफ सेल्स ऑन कैश 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ देखो ध्यान से 50% जो हमको क्रेडिट में है ना क्रेडिट का 50% हमको अगले महीने मिलने वाला है एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ और उसके बाद का उसके अगले महीने में मतलब 40% उसके भी अगले महीने देखते हैं क्रेडिटर्स मटेरियल्स आफ्टर 2 month मतलब क्या हम क्रेडिटर को पैसे कैसे चुका 2 महीने के बाद 2 महीने के बाद मटेरियल लाओ इस महीने पैसे पेमेंट दो। करेंगे 2 महीने के बाद फिर वेजेस 1/4 इन द नेक्स्ट मंथ मतलब कि 3/4 उसी महीने का उसी महीने में 1/4 हम अगले महीने में पे करते हैं ओवरहेड्स 1/2 इन द नेक्स्ट मंथ आधे ओवरहेड्स इस महीने के इस महीने में बाकी के आधे ओवरहेड्स अगले महीने के अगले महीने में फिर कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 1st अप्रैल चलो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना पड़े वाला है 6000 रुपए अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्लांट एंड मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन फरवरी 22 एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 96,000 द मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 2,000 इज पेबल फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स प्लांट हमने खरीदा हुआ है जिसका 2,000 रुपए की किस्तें आने वाली है
किस्तें मतलब कि पैसे आवेंगे कि पैसे जाएंगे, जाएंगे। ऐड करेंगे कि लेस करेंगे, ऐड करेंगे। लेस करेंगे। क्या थे? फिर डिविडेंड एट 5% ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ कैपिटल रुपीज 2 लाख विल बी पेड ऑन 1 जून। चलो डिविडेंड हमें 1 जून को क्या करना है बताएं? पे करना है। प्रेफरेंस बताओ पैसे आएंगे पैसे जाएंगे? पैसे जाएंगे। फिर एडवांस टू बी रिसीव फॉर द सेल ऑफ व्हीकल रुपीज 9,000 इन जून। चलो जून महीने में हमको ना पैसे मिलने वाले एडवांस में, हम व्हीकल बेचने और उसका पैसा हमको मिलने वाला है। ठीक है, तो पैसे आएंगे पैसे जाएंगे? आएंगे। फिर डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टिंग अमाउंट रुपीज 1,000 आर एक्सपेक्ट टू बी रिसीव्ड इन जून। चलो 1,000 रुपए हमको इन्वेस्टमेंट का मिलने वाला। चलिए देखते हैं, कैश आइटम बनाते हैं तो वो भी 3 महीने का। चलिए फटाक से ये हमारा छोटा सा प्यारा सा परफॉर्मा आ जाएगा, कोई दिक्कत की इसमें बात नहीं आएगी। आराम से हम 1 बाय 1 कर देख लेंगे। 1 महीना, 2 महीना, ये आ गया तीसरा महीना, अप्रैल, मई, जून, पर्टिकुलर कैश बजट। ठीक है, पक्का 100% लॉक कर दिया है। चलो पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम हमारी ओपनिंग बैलेंस लिख के रखेंगे। चलो उन्होंने बताया हुआ कि 1 अप्रैल को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितनी है कैश की? 6,000 मिली। कहा मिली? ये देखो सी, देखो कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 1 अप्रैल इज एक्सपेक्टेड टू बी 6,000। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ऐड में कौन कौन सी चीजें जिससे हमको पैसे आवेंगे, फिर उसका रोल कर देंगे। जैसे कि फिर हम लेस करेंगे जिससे हमारे पैसे जाएंगे। देखो पैसे और फिर क्या कर देंगे, क्लोजिंग बैलेंस, टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल पेमेंट। हमारा बैलेंस भी कौन सा, क्लोजिंग। पक्का। चलो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया भाई, सेल्स से शुरू करते हैं। ठीक है, अब सेल्स 2 तरह की होने वाला है, कैश सेल्स भी होने वाला है और क्रेडिट सेल्स भी होने वाला है। ठीक है, तो सबसे हम लिख देंगे एड कैश सेल्स एंड कैश अभी नहीं लिखेंगे, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अब कैश सेल्स कितना, तो देखो सेल्स वर्किंग आउट नंबर 1, सेल्स के बारे में पता लगाते हैं। कैसे पता लगाएंगे, शेयर में देखी तो रखी उसमें से बता रहा हूं, लेकिन उस वक्त में वो सब चीजें है ना 10% सीधा कर दो। नहीं बताता हूं। देखिए सबसे पहले देखो मंथ, टोटल सेल्स, उसमें से कैश सेल्स, उसमें से क्रेडिट सेल्स। अब ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो मंथ इसमें नहीं लिखना। क्यों बता देता हूं। देखो सबसे पहले फरवरी का महीना, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून और फिर टोटल। देखिएगा मस्त सिखा रहा हूँ, मस्त चीजें सिखा रहा हूँ, देखना चाहिए। चल फरवरी में टोटल सेल्स कितना है हमारा, देखो तो 14,000। 14,000।
सर बट वो लीक ही क्यों रहे हैं, हमें तो सिर्फ अप्रैल में और जून का देखना है यार। बट मैं बता रहा हूँ वो तो सुनते जाओ। पहले फरवरी का टोटल सेल्स कितना, 14,000। चलो अब उसमें उन्होंने क्या बोला, सेल्स और डेटा देखो, 10% सेल्स आर ऑन कैश। मिला मिल गया। 10% सेल्स आर ऑन कैश, तो देखिए 14,000 में से 10% मतलब कितना, 1400। बाकी कितना बच गया, तो 14,000 में से 1400 गया, 12,600। 12,600। वो हमारा किस पे रहा होगा पता है, क्रेडिट पे। अब उन्होंने आगे क्या बोला, 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ एंड बाकी बचा 50% ऑन फॉलोइंग मंथ। मतलब क्या, ये जो 12,600 ना, 12,600 बाजी, 12,600 का 50% कितना होगा, 12,600 का 50%, 6,300। अच्छा वो हमको कब मिलेगा पता है, अगले महीने में। मतलब कि ये तो कौन सा महीना है, फरवरी की सेल्स है, तो हमको कहाँ मिलेगी, मार्च। कितना, 6,300। और उसके बाद का 6,300। उसके बाद वाले महीने में। मतलब फरवरी का थोड़ा बहुत पैसा हमको कब मिलने वाला है पता है, मार्च में, अप्रैल में। इसीलिए और हमें अप्रैल बनाना है। इसीलिए। क्या है यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा है ना। नहीं। तो देखो ध्यान से, अब वो तो मिल गया, मतलब ये दोनों में क्या हो जाएगी, डैश। फिर आ जाओ मार्च में। मार्च में कितना सेल हुआ था, 15,000। उसमें से कैश सेल्स कितनी, 1,500। अच्छा अब बाकी कितना बच गया, 13,500। ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर दो। 6,750। अच्छा ये तो मार्च का है, मतलब कि फरवरी और मार्च तो छोड़ दो, क्या बनेगा, 6,750। 6,750। 6,750 16 मार्च के इसलिए अप्रैल में ही मिलेगा। हाँ समझे समझे समझे, क्या बात है। फिर अब अप्रैल से, अब तो ये दिख रहा ही हमें। देखो इसका जो कैश सेल्स था ना, वो तो हमको फरवरी और मार्च में मिल गया होगा, और हमको यहाँ पे अप्रैल में जून का बनाया है, तो अभी मतलब से उसका लिखेंगे। कैश सेल्स हमें नहीं लिखेगा, लेकिन अब अप्रैल से कैश सेल्स भी हमको मेंशन करना है। देखो कैश अप्रैल में टोटल सेल्स कितना है, 16,000। उसमें से कैश सेल्स कितने का, 1600। हाँ तो वो सबसे ज्यादा मैं कैश सेल्स यहाँ पे लिख दूंगा, अप्रैल का 1,600। उससे आगे वाले क्यों नहीं लिखे, क्यों? अरे वो मिल गए अपने को, इतने बोलना है। चलो 16,000 में 1,600 गए, 14,400। डिवाइड बाय 2 करो। 7,200। चलो ये है अप्रैल का, इसका मतलब कि हमको कब मिलेगा पता है, मई और जून। कितना कितना, 7,200। हाँ। डाउटी बोलो ना, डाउटी नहीं सर। थोड़ा थोड़ा डाउटी बोल दो। अब मई महीने में कितना सेल्स हुआ है, देखो तो 17,000 का, उसमें से 1700 हाँ कैश सेल्स में लिख देंगे 15,300। 15,300 डिवाइड बाय 2 7,650। चलो कहाँ लिखूंगा, मई सिर्फ है, खाली जून मतलब में। कि जून में कितना, 7,650। फिर जून में कितने का हुआ हमारा सेल्स, 18,000। 1800। 16,200। 8,100। 1800 पहले मैं कैश सेल्स में लिख दूंगा। अब देखो यस देखिए ध्यान से, 18,000 में से 1800 तो कैश सेल्स है, लेकिन इसका पैसा कब मिलेगा, जून छोड़ के, जुलाई और अगस्त में। तो वो बोलेगा बनाने को बोला नहीं। वो तो हम बना नहीं है। तो चलो अब टोटल हमको मार्च महीने में कितनी कैश मिलेगी, 6 वो छोड़ दो। अप्रैल महीने में कितने मिलेगी वो देखो, तो 6,300 प्लस 6,750, 12,000। 13,050। पक्की बात है, बाकी बात है 100%। 100%। तो ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 13,050। नो डाउट नहीं। हाँ। फिर मई महीने में कितनी 13,950 है, 13,950। 7,956 नहीं। 14,850। बोलो ये सेल्स वाला जनवरी में कोई डाउट, क्या किया उन्होंने, कुछ उन्होंने नहीं किया, हमको बस जो उन्होंने हमको क्या बोला भाई, टोटल सेल्स इतना है,
उसमें 10% सेल्स कैश है तो 10% में कैश मिल गया, तो बाकी बच गया वो कितना, क्रेडिट। अच्छा, क्रेडिट का 50%, हाँ, ये टोटल का 50% नहीं, क्रेडिट का 50% हमको अगले महीने मिलेगा और बाकी बचा 50% उसके भी अगले महीने मिलेगा। ठीक है, डाउटी नहीं। अच्छा, ये कैश हो जाने के बाद उन्होंने उनको क्या बोला, मटेरियल। अब मटेरियल का उन्होंने क्या बोला है, मटेरियल का पैसा हमें आफ्टर 2 महीने पे करना है। मतलब कि फरवरी में देखो हमने मटेरियल कितने का खरीदा है, 9,600, उसकी पेमेंट मैं कब करूंगा, 2 महीने बाद। मतलब कि अप्रैल का, सॉरी फरवरी का करूंगा, मार्च और अप्रैल में। तो अप्रैल में यहां पे मैं लिखूंगा लेस क्रेडिटर्स में 9,600। अरे बट सर ये अप्रैल का तो देखो 9,200 है, आप क्यों 9,600 लिख रहे हो, क्योंकि ये 9,600 में अप्रैल का लिख ही नहीं रहा हूँ, ये 9,600 में फरवरी का लिख रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे क्रेडिटर्स है, सप्लायर्स है, उनको 2 महीना लेट पेमेंट कर रहे हैं। चलो फिर मार्च का पेमेंट मैं कब करूंगा, मई में, मतलब कितना, 9,000। देखो ये रहा, मार्च का 9,000 है, वो मैं कब पे करूंगा, अप्रैल और मई। फिर अप्रैल का कितना है, 9,200, वो मैं कब पे करूंगा, जून में खत्म, जून में। बस इतने में बना। फिर मई का कब मैं करूंगा, जून और जुलाई में। तो बनाने को बनाने, और जून का तो अगस्त में बना नहीं है, खत्म। चलो क्रेडिटर्स भी हो गए, फिर वेजेस 1/4 इन नेक्स्ट मंथ। चलो अब वर्किंग नोट नंबर 2, वेजेस। सबसे पहले मंथ टोटल वेजेस, अब मार्च, अप्रैल, ठीक है। चल सबसे पहले मंथ कौन सा रहेगा, सबसे पहले वाला मार्च का महीना। चल मार्च के महीने का टोटल वेजेस कितना था, सर इसका हमने फरवरी क्यों नहीं लिया, क्योंकि फरवरी का ज्यादा कहाँ तक खींचेगा, मार्च का हाँ, लेकिन मार्च का कहाँ में जाएगा, अप्रैल में, और वो अप्रैल का हमें बनाना है। चलो मार्च का टोटल वेजेस कितना है हमारा, 3,000। हाँ अब हमको क्या बोला, 750, 1/4 इन नेक्स्ट मंथ, तो 3,000 का 1/4 कर 750। डाउटी नो सर। फिर अप्रैल, अप्रैल का वेजेस कितना है हमारे पास, अप्रैल का 3,200, नहीं 3,000 ही है सर, 3,200 है। अप्रैल का कितना है 3,200, उसका 1/4 800। वो कब पे करेंगे, अप्रैल में, नहीं, कहाँ पे, मई में। कितना, 800। 2 महीने बाद पे कर दूंगा ये, तो नहीं सर दोनों आएंगे। हाँ देखो 1/4 हम अप्रैल के बाद मई में पे करेंगे, हाँ। लेकिन अप्रैल में हमें 3/4 तो पे करना है, लेकिन 2,400। हाँ। 2,000 कैसे आया सर, मेरी जेब से निकाल। देखो अप्रैल में टोटल 3,200 है, उसमें से 1/4 हम अगले महीने में पे करेंगे, तो बाकी का 3/4 तो हमें इसी महीने में पे करना है। तो 3,200 का 3/4, समझा। फिर अप्रैल के बाद मई का महीना, मई महीने में टोटल वेजेस कितने हैं, 3600। 300। चलो उसका 1/4 हम पे करेंगे जून में, बट बाकी बचा 2,700 अभी, वो तो मई के महीने में ही जाएगा। सही है, सही है कि नहीं, सही है। बोलो ना, सही है, हाँ सही है। 4,000। चलो फिर जून में कितना है, 4,000। 1,000। 1,000। चलो 1,000 हम जुलाई में पे करेंगे, लेकिन अभी के अभी तो 3,000 तो हमें पे करना पड़ेगा, बस ये नहीं करना। 1,000 जुलाई में पे करेंगे। हाँ, उन्हें बनाने को बोला है। ओके समझा। समझा। टोटल 2,400। मार्च का तो छोड़ दो, अप्रैल का कितना, 2,400, 3,500। 3,500, 3,900। 900। चलो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा वेजिस, 2,400, 3,500, 3,900। बता दो। अब ओवरहेड कितना अकाउंट बनाएंगे, फिर देखो नेक्स्ट क्या होगा, ओवरहेड।
हाफ इन नेक्स्ट वन। हाँ 50-50। सेम वेजेस के जैसा ही, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं पड़ना सी। ले उन्होंने कंप्लीट करके बातें वाले की क्या चल मार्च के टोटल ओवरहेड्स कितने थे? 1900 फरवरी का नहीं देखना ना, फरवरी का कहाँ पे जाएगा? मार्च में, लेकिन हमको मार्च का दिख रहा, मार्च का कहाँ पे आने वाला है? अब अप्रैल में देख फरवरी से लेकर 1900 1900 उसमें से आधा डिवाइडेड बाय 700। 950, तो मार्च का 950 का पे करने जाएंगे अप्रैल में। मार्च का अपने पे करेंगे और 900 अरे नहीं, ये गलत हुआ। ये मार्च का यहाँ पे 750 आएगा और यहाँ पे 2250 आएगा, तो अब यहाँ पे हमारा टोटल कितना आ जाएगा? 3150। 150। बाकी का सबसे सही से ठीक है। चलो 1900 में से 950 मार्च में, 950 अप्रैल में, ठीक है। फिर अप्रैल के ओवरहेड्स कितने हैं? तो अप्रैल के ओवरहेड्स है 2000। चलो आधा अप्रैल में, आधा मई में, 1000। फिर मई के ओवरहेड्स कितने? 2200। 1100। 2200। 1100 मई में, 1100 जून में, और जून 2300। तो 1150। अब टोटल लिख देंगे। हाँ अप्रैल में 1950 1950, 2100। 2100 2150। 2250, 1950, 2100, 2150। डाउटी फुल डाउटी। फिर देखो उसके बाद क्या बोला? ओपनिंग बैलेंस है 6000 रुपए। हाँ तो वो ओपनिंग बैलेंस में 6000 लिख रुपए दिया। लिख दिया। फिर क्या बोला उन्होंने? अच्छा अबे मैंने शेयर तो तीनों में बांट दिया था बताता हूँ। फिर देखो अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, प्लांट एंड मशीन विल बी इंस्टॉल्ड इन फरवरी 2022 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹96,000। चलो 96,000 का उस वक्त हमने प्लांट इंस्टॉल किया था, वो तो कब? फरवरी में। बट वो पूरा कैश में खरीदा था? नहीं। द मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹2,000 was starting from April onwards। ठीक है, अप्रैल से हमें 2,000 रुपए की क्या कटवानी है बताए? 2000 10% की सर। इंस्टॉलमेंट 2000 की है ऑफ प्लांट। चलो अप्रैल में 2000, 2000 मई में 2000 मई में 2000, जून में 2000 जून में भी 2000। हाँ। चलिए, dividend at 5% on preference share capital of 2 lakh will be paid on 1st June। चलो dividend paid कितना? जून में पे करना है 5% of 2 lakh 5% of 2 lakh 10,000। 10,000। फिर देखो एडवांस टू रिसीव फॉर सेल्स ऑफ मशीन 9,000 इन जून। चलो एडवांस फॉर सेल ऑफ व्हीकल कब मिलने वाला है? 9,000 जून में प्लस हो गया। हो गया सर। फिर
Dividend from investment amount rupees 1000 are expected to be received in June. On invest 1000. अब देखिएगा ध्यान से ना, मस्ती से होगी क्या होगी। तो देखो सबसे पहले 1 2 और 3 का टोटल कर 20,650 20 650 15 650 4 का टोटल करो। किसका 1 2 3 4 का टोटल करो। 16,700 इसमें से ये माइनस कर दो। 3950 अब देखिए जादू 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 प्रो भाई जादू। ये 3950 हम नेक्स्ट ईयर की लेके जाएंगे 19,600 समझे। तो जो आप बोल रहे हो ना वो 6000 सब में नहीं बांटेंगे, नहीं वो अप्रैल की ओपनिंग बैलेंस 19,600 1870 या नहीं 600 आएगा। एक्सक्यूज मी सर यस 16,600 3,000 मेरी अब ये 3000 क्लोज तो लेके आएंगे वहां पे ओके 29,650 फिर 27,650 हाँ 27,650 27,250 350 अरे डैडी कभी गलती देख हाँ मैं इसका ही था चीटिंग है चीटिंग है। अगर मामा बाबा चाहता उसका डाउटी बढ़िया वाला है। 2300 ये कैश हो गया। जो है ना कैश बजटिंग मोस्ट टाइम की टॉपिक है। सिर्फ यही है, ऐसा पूछेंगे, ही है। ऐसा ही पूछेंगे। बस कैलकुलेशन ये और क्या था एक भी छोटी मोटी कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई मतलब कि आपकी एक क्लोजिंग बैलेंस अलग, आपकी क्लोजिंग बैलेंस अलग, तो ओपनिंग बैलेंस अलग, ओपनिंग बैलेंस तो ये क्लोजिंग अलग, ये क्लोजिंग अलग, तो अगले की ओपनिंग तो अलग। चलो मैं सातों सातों से ले डाउटिंग 200 पक्का पक्का। अच्छा ये सब तो यहीं खत्म हो गया था ना। चलिए देखिए आ जाइए फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 35 पेज नंबर 540। क्या बोल रहे हो? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिंगल प्रोडक्ट हैज प्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग फ्लेक्सिबल बजट फॉर द ईयर। ये फ्लेक्सिबल बजट मतलब क्या? जैसे जैसे हमारे प्रोडक्शन चेंज होता जाएगा वैसे वैसे हमारा बजट भी क्या होता जाएगा पता है, चेंज होता जाएगा। हम अलग अलग कैपेसिटी लेवल के अकॉर्डिंगली बजट क्या करेंगे पता है, डिसाइड करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे बता के रखा हुआ है टर्नओवर 70% टर्नओवर पे हमारा कितना होने वाला है 210, 80% पे 240 और 90% पे 270 हमारा टर्नओवर होने वाला है। डायरेक्ट मटेरियल उसमें कितना जाएगा 17,780, 20,320, 22,860। डायरेक्ट लेबर हमारा कितना जाएगा 44,800, 51,200, 57,600। प्रोडक्शन ओवरहेड 30,500, 32,000, 33,500। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 17,000, 17,000, 17,000। टोटल कॉस्ट 1,10,80, 1,20,520, 1,30,960। और प्रॉफिट हमारा कितना बचेगा तो सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर देंगे 99,920, 1,19,480, 1,39,040। ठीक है। अब पूछा क्या है, कैलकुलेट द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट इफ द बजट इज फिक्स्ड एट 45% लेवल ऑफ एक्टिविटी। मतलब क्या, तो देखो हमको ये सारे खर्चे किसके अकॉर्डिंग दिए पता है 70%, 80%, 90%। वो हमसे क्या उम्मीद रख रहे हैं कि आप 45% लेवल पे ये सारे खर्चे ढूंढ के दो। ठीक है। तो देखो सबसे पहले उन्होंने हमको क्या ढूंढने को बोला, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो देखो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई 70% कॉस्ट पे उसका कितना आ रहा है। तो देखो 70% उसका कितना आ रहा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 17,780। तो देखो मैं क्या करूंगा पता है 17,780 डिवाइड बाय 70 कर दूंगा, कितना है देखो 253। 254। फिर 80% पे देखो कितना था 80% पे 20,320 डिवाइड बाय 80 करो तो 254। 20 हाँ और जब 90% पे कर रहे थे तो भी 254। तो
वो हमारा कितना था 22,860, तब भी कितना आ रहा है 254। तो उससे हमने कहा क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई हमारा जो डायरेक्ट मटेरियल है वो कांस्टेंट रह रहा है वेरिएबल के अकॉर्डिंग 254 254 254। तो देयरफॉर डायरेक्ट मटेरियल at 40% level is equals to 254 into 45%. So 254 into 45. 114.3 नहीं परसेंट नहीं सिर्फ Okay. 11430 114.3। अगर परसेंट नहीं कर सकते परसेंट तो नहीं अच्छा, नहीं तो फिर ये नहीं आएगा। तो ये 254 into 45। 11430। ठीक है चलो ये हो जाने के बाद बी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की बात क्या पूछा था डायरेक्ट लेबर कॉस्ट सेम उसमें भी चलिए 70% में कितना था डायरेक्ट लेबर हमारा 44,800 4400 डिवाइड बाय 70 बताओ 640 640 यस फिर 80% पे कितना था हमारा 80% बड़ा था 5200 5200 डिवाइड बाय 80 640 640 90% पे कितना आ रहा है 57600 576 00 वो भी 640 नहीं 90 640 तो अब हमारा 640 into 45 डायरेक्ट 28,800 लेबर एट 45% लेवल ऑफ कैपेसिटी कितना आ जाएगा 640 into 45 28,800 28,800 हमको बेसिस दे के रखे हुए हैं उसी बेसिस के अकॉर्डिंगली हम 45 लेवल का फ्लेक्सिबल बजट हो गया ना? है फिर लास्ट क्या बोल रहे हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स हम्म। 70% पे उसका कितना था प्रोडक्शन 30,500। 500 30,500 70 436 435 36 35 36 36 30,500 डिवाइड बाय 70 36 एट 80% पे कितना 400 80% पे कितना था 32,000 देख के तो बोल रहे चलो ये कितना है हमारा 400 400 फिर 90% पे था 33,500 374 अब सुनिएगा ध्यान से आगे वाले में तो क्या हुआ पता है कि हमारा वेरिएबल जो प्रोपोर्शन था ना वो सेम आ रहा था लेकिन अब यहाँ पे हमारा कॉस्ट परसेंटेज क्या हो गया पता है चेंज हो गए तो हमको पता चला कि भाई ये वेरिएबल नहीं है ये तो हमारी कौन सी होगी पता है सेमी वेरिएबल होगी मतलब कि कुछ हद तक बढ़िया से जाएगी बाकी थोड़ा बहुत दिक्कत आने वाला है तो अब हम इसमें किस तरीके से ढूंढेंगे तो देखो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारे पास 70 वाली भी है 80 वाली भी है और 90 वाली भी है हम खाली खाली क्या करेंगे पता है 90% और 70% का डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि 70% हमारा मिनिमम है और 90% हमारा कौन सा है मैक्सिमम है पक्का तो देखो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 90% टू 70% मतलब ये कैसा 90% पे कितना था 33,500 70% 30,500 30,500 मतलब कितना बचा 3,500 3,000 3,000 33,500 और 30,500 हाँ, 3,000 therefore हमारा 20% कितना आ रहा है पता है 3,000। 3,000 आ रहा है हमारा 20% Yes, sir. तो हमारा 1% कितना हो जाएगा 3,000 30 रुपए डिवाइडेड बाय 20% 15 15 20% डिवाइड बाय 20 तो 15 कितना आ जाएगा 15 15 150 अब हम क्या करेंगे इस 150 को हम 90 से क्या कर देंगे पता है मल्टीप्लाई तो देखो हमारा ओरिजिनल था
मेरा मेरा कैसे मैं हो गया अल्लाह क्या कैसे मुझे यहाँ पड़ा था मैंने नहीं लिया ओए। चेक करना देख अब हम यहाँ पे क्या करेंगे तो देखो 33,500 हमारा 90% वाला है तो हम क्या करेंगे पता है ये 33,500 जो एक्चुअली 90% वाला है हाँ ना जी। उसको हम यहाँ पे लेंगे उसमें से हम माइनस कर देंगे किसको ये जो हमको परसेंटेज पर यूनिट वाला मिला है उसको 150 को 90 के साथ तो कितना आएगा देखो तो 13,500 13,500 डिफरेंस बताओ 33,500 और 13,500 का तो 20,000 तो मतलब ही क्या तो मतलब कि ऐसा कि अब ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमारा है ना वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमारा कैसा है पता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है सुनो ध्यान से सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है थोड़ा बहुत फिक्स्ड है थोड़ा बहुत वो क्या है Variable। वेरिएबल जब वो वेरिएबल है तो वो कितना है पता है 150 पर यूनिट या पर परसेंट कैपेसिटी बट जब वो फिक्स्ड है ना तो वो फिक्स्ड हमारा कितना मिला पता है 20,000 मिला ये 20,000 हमने ढूंढा कैसे तो ये 20,000 हमने ऐसे ढूंढा कि भाई 90% और 70% का डिफरेंस निकालो ठीक है। 33,500 में 30,500 माइनस करो 3,000 मिला 3,000 ये कितने का डिफरेंस था 20% का 3,000 और 20% का तो 1% डिफरेंस कितना आएगा 150 मतलब कि मैं जैसे एक परसेंट बढ़ाना जाता हूँ मेरी कैपेसिटी वैसे मेरी वेरिएबल कॉस्ट 150 क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई पता है 150 150 बट उसके साथ साथ मैंने क्या किया 33,500 में से 150 इंटू 90 माइनस कर दिया तो हमने यहाँ पे क्या किया 33,500 में से 150 इंटू 90 मतलब कि 13,500 माइनस कर दिया मतलब कि ये 150 इंटू 90 वो हमारा वेरिएबल होगा बट ये 33,500 में 13,500 गया तो 20,000 वो हमारा क्या बन जाएगा फिक्स तो जब हमें लेवल ढूंढना है एट 45% लेवल ऑफ कैपेसिटी तो वो कितना आ जाएगा तो देखो 20,000 का हमारा फिक्स खर्चा प्लस 45 इंटू 150 हमारा वेरिएबल खर्चा तो 20,000 प्लस 26,750 6750 6750 प्लस 20,000 26,750 तो जब आपको सेम परसेंटेज में आ जाए तो फिर उसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो लेकिन जब वो सेम परसेंटेज ना आए तो आपको क्या करने का पहले दोनों परसेंटेज और दोनों एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस निकालो ताकि 1% का मिल जाएगा फिर क्या करो 43,500 कोई भी एक उठा सकते 70 80 90 कोई भी उठा सकते थे हाँ 90 से उठा ताकि मैक्सिमम पता चले 43,500 में से 150 इंटू 90 माइनस कर दिया 20,000 वो हमारी कौन सी फिक्स कॉस्ट और ये 150 जो थी वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कंबाइन कर दो आंसर का आ रहा है समझ में ये टोटल 45% का कॉस्ट सिर्फ कौन सा प्रोडक्शन ओवरहेड वाला प्रोडक्शन हाँ चलती चलिए शुरू करते हैं देखिएगा बिल्कुल ध्यान से हम आ गए इलस्ट्रेशन नंबर 36 पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका एक लीजिए ओके ओके चल क्या बोल रहे हो द मंथली बजट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंसर्न फॉर टू लेवल्स ऑफ एक्टिविटी आर एज फॉलो चलो हमको 60% कैपेसिटी और हमको 100% कैपेसिटी के बारे में बताया जाए वो लोग हमको क्या पूछ रहे हैं तो वो लोग हमको ऐसा पूछ रहे हैं कि भाई आपको करना क्या है तो आपको ऐसा करना है कि 60% में 600 यूनिट्स बनाते हैं और 100% में 1000 यूनिट्स बनाते हैं जिसमें वेजेस का खर्चा 1200 2000 कंज्यूमेबल स्टोर्स का खर्चा 900 1500 मेंटेनेंस का खर्चा 1100 1500 पावर एंड फ्यूल का खर्चा 1600 और 2000 डेप्रिसिएशन का खर्चा 4000 4000 इंश्योरेंस का खर्चा 1000 टोटल कॉस्ट 9 800 और 12000 यहाँ तक कोई डाउट बिल्कुल नहीं अच्छा हमें क्या पूछा गया है यू आर रिक्वायर्ड इंडिकेट व्हिच ऑफ द आइटम आर फिक्स वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल चलिए सबसे पहले वो लोग हमको क्या बता रहे हैं कि भाई आप हमको ये बताइए कि इसमें से कौन सी आइटम्स मतलब कौन से खर्चे फिक्स खर्चा है वेरिएबल खर्चा है कि सेमी वेरिएबल खर्चा है अब वो हम कैसे पता लगा सकते हैं तो वन बाय वन वो सभी आइटम्स को देखेंगे उससे हमको पता लगना शुरू हो जाएगा कि भाई वो फिक्स खर्चा है कि भाई सेमी वेरिएबल खर्चा है हम कैसे पता लगाएंगे तो देखो सबसे पहले हम लेंगे सबसे पहला काम किसके बारे में काम करेंगे देखो सबसे पहले वेजेस चलो
अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ये 60% वाला और ये 100% वाला। चलो हम यूनिट्स कितने बना रहे हैं, तो 60 में हम 600 यूनिट्स बना रहे हैं और यहाँ पे हम 1000 यूनिट्स बना रहे हैं। चलो सबसे पहले खर्चा हम देखते हैं, वेजेस। चलो वेजेस हम कितना पे कर रहे हैं, देखो तो 1200 वेजेस पे कर रहे हैं। अच्छा ये 1200 वेजेस पे कर रहे हैं 60% के लिए, और इसके लिए कितने परसेंट वेजेस पे कर रहे हैं, 2000। डाउटी। हाँ अब हम क्या ढूंढेंगे, बताओ, चेंज ढूंढेंगे। बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितने का आया, 1200 से 2000 में डिफरेंस कितने का आया, 800। अच्छा ये 800 का डिफरेंस हमें किसके अकॉर्डिंग्स में आया, तो ये 800 का डिफरेंस हमारा आया परसेंटेज के अकॉर्डिंग्स में। ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग्स में मतलब क्या, तो देखो अब हम ढूंढेंगे वेरिएबल कॉस्ट। कैसे, 800 का चेंज कितने परसेंट चेंज हुए, 40%। ये 40% का आंसर है, 60% एंड 100% का डेटा देके रखा हुआ है। तो 40% का चेंज 800 में, तो यहाँ पे कितना है 60। सेम 800 1200 आ गया, 40 100, बताओ यहाँ पे कितना है 1200 और यहाँ पे कितना आया 2000। इसका पूरा का पूरा मतलब क्या होता है, अब वो समझ लीजिएगा आप ध्यान से, मैं समझा और कोई नहीं समझाएगा, मैं समझा रहा हूं, वो समझ लो आप ध्यान से। क्या इसका मतलब हुआ, देखो हमारे टोटल वेजेस कितने थे 1200 और अगर पर यूनिट के हिसाब से देखने जा रहे हैं तो भी कितने आ रहे हैं 1200 और 2000। मतलब क्या, ये वेजेस का पूरा खर्चा फिक्स कौन सा है पता है, वेरिएबल कॉस्ट है। वापस से एक बार सुनिएगा और समझने की अच्छे से कोशिश कीजिएगा। उन्होंने क्या बताया भाई, वेजेस हम 60% पे कितने दे रहे हैं 1200 और वेजेस हम 100% पे कितने दे रहे हैं 2000। अच्छा परसेंटेज के चेंजेस कितने हैं 40%, तो वो 40% को नीचे लिख दिया। अच्छा ऊपर हमने क्या लिखा कि भाई कितने का चेंजेस वेजेस में आ रहा है 60% और 1000% 100% में, तो 1200 और 2000 800 का चेंजेस आ, तो 800 को मैं 40% के चेंज से डिवाइड कर दूंगा और उसको फिर अपने अपने प्रोडक्शन यूनिट्स परसेंटेज के साथ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो जब मैंने ऐसे किया तो 1200 और 2000 आ गया। इसका सीधा मतलब क्या है कि भाई जब जो अमाउंट है वो आ जाए तो मतलब कि ये समझ लीजिएगा आपकी कौन सी कॉस्ट है, पता है, पूरी की पूरी वेरिएबल कॉस्ट है। कैसे पता लगेगा, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेरा खर्चा भी क्या होता जा रहा है। अच्छा कभी कभार क्या होगा, सुन ध्यान से, कभी कभार क्या होगा, ये खर्चा तो आएगा ही, उसके ऊपर थोड़ा और खर्चा आ गया होगा, तो फिर उसका मतलब क्या होगा कि वो बाकी का पैसा किसका होगा पता है, फिक्स कॉस्ट का होगा। और जिसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों आए ना उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी वेरिएबल। और कुछ खर्चे ऐसे होंगे जिसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो वो हमारा कौन सा खर्चा बन जाएगा, फिक्स कॉस्ट बन जाएगा। पहले ये वेजेस में समझ में आया आपको, क्या करने का, दोनों के वेजेस लिखने के, डिफरेंस निकालने का, उस डिफरेंस को परसेंटेज ऑफ डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके अपने अपने यूनिट्स के साथ, सॉरी अपने अपने यूनिट परसेंटेज कैपेसिटी के साथ क्या करने का, मल्टीप्लाई। चलो उसके बाद क्या दिया है, कंज्यूमर स्टोर। अब कुछ चीजें ना आपको ऐसे ही पता चलनी चाहिए। ये कंज्यूमेबल मतलब क्या, जो हम प्रोडक्शन करेंगे, जो भी मटेरियल वगैरह यूज करने वाले वो कंज्यूमेबल मतलब क्या, जो भी मटेरियल वगैरह यूज करने वाले वो। अब जितना प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे उतना मटेरियल ज्यादा लगेगा। कम ऑन यार। चलो उसमें कितना है 900 और यहाँ पे कितना है 1500। चलो चेंज कितने का आया, डिफरेंस 600 कितने का आया, 600 का। आर यू श्योर। चलो अब हम पहले वेरिएबल कॉस्ट डिसाइड करेंगे। कैसे, 600 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 60 और 600 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना 1500। मतलब कि ये भी पूरी की पूरी हमारी कौन सी कॉस्ट हो गई पता है, वेरिएबल कॉस्ट। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहे हैं, ये लोग क्या बताना चाह रहे हैं, अगर दोनों का सेम निकले तो मतलब बता रहा हूँ। तीसरा देखो मेंटेनेंस। चलो मेंटेनेंस 60% में कितना है 1600 2000। चलो चेंज कितने का आया 400। 400 का। चलो वेरिएबल कॉस्ट कितनी 400 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 60 600 और 400 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100 1000। यार अब देखिए ये अलग है, ये अलग है, वो भी कैसे आया, तो वो भी ऐसा है कि
यहाँ पे हो गया अपना 1000 का 600, डिफरेंस है। और यहाँ पे हो गया हमारा 1000। 1000। अब सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा बिल्कुल ध्यान से। 1600 में से 600 गया 1000 तो बचा कितना? 1000। 1600 टोटल कॉस्ट है, उसमें 600 हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, तो बाकी बचा क्या? 1600 में से 600, 1000 रुपए हमारी कौन सी कॉस्ट आ जाएगी? Fixed cost। फिक्स कॉस्ट से। यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 1000, तो 2000 में से चल गया जाएगा हमारे फिक्स कॉस्ट। समझे? तो जब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों आ जाए तो मतलब कि हमारी कौन सी कॉस्ट है? Semi variable कॉस्ट। डाउटी डाउटी कि नॉट सो डाउटी डाउटी। हाँ, और देखो ये फिक्स है तो देखो फिक्स फिक्स के थोड़ा दिख भी रहा है, यहाँ भी 1000 है और यहाँ भी 1000 ही है, मतलब ये फिक्स ही है, मतलब ये सेमी वेरिएबल है क्योंकि फिक्स और वेरिएबल दोनों आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? पावर एंड फ्यूल। चलो 60% में कितना? पावर एंड फ्यूल बोलो। चला जा नहीं, 1600 2000 1600 2000। चलो चेंज कितने का है? 400 400। 400 वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 600 तो भाई 400 600 बाय और 40 1000 मल्टीप्लाई बाय 60, 400 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, 600 आया। 600 और 1000 600 फिर वही सेम बात। सर वही सेल्फ मार्क, ये भी 600 सेमी वेरिएबल और 1000, मतलब कि यहाँ पे 1600 है और यहाँ पे 2000 है, मतलब कि ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई और हमारी बाकी बच गई, वो क्या हो जाएगी? हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी? 1000 एंड 1000, तो मतलब कि ये भी कौन सी होगी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। चलो उसके बाद देखो डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन भी देखिएगा ध्यान से, उसमें भी 4000 है, यहाँ भी 4000 है, मतलब कि ये हमारी कौन सी कॉस्ट है पता है फिक्स कॉस्ट क्या? फिर इंश्योरेंस फिक्स्ड कॉस्ट 1000, तो ये भी हमारी कौन सी फिक्स कॉस्ट? कॉस्ट। चलो अब हमको पूछा क्या गया था वो देखो। तो हमको ये पूछा था इंडिकेट व्हिच ऑफ द आइटम्स आर हो फिक्स, गया। वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। Semi-variable। तो हमें लिख देने का यहाँ पे कौन कौन से हमारी वेरिएबल आइटम्स है, पहली और दो कौन कौन से हमारी variable। सेमी वेरिएबल्स आइटम है। चलो यहाँ पे लिख देंगे पर्टिकुलर वेरिएबल, सॉरी टाइप, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। पर्टिकुलर नेचर ऑफ कॉस्ट, टाइप ऑफ कॉस्ट या नेचर ऑफ कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। चलो सबसे पहले हमने शुरुआत की वेजेस से। वेजेस तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है और वो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही थी हमारी? 1200 2000, मतलब कि हमें क्या करने का? ये 1200 डिवाइड बाय 600 तो पर यूनिट जस्ट चलो, तो ये कितना आ गया पता है? 2 पर यूनिट। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 2 पर यूनिट। ये क्यों मतलब इसका क्या मतलब काम? कुछ नहीं, हमने जो यहाँ पे किया हुआ है उसको वापस यहाँ पे बता रहा है अच्छे से लिख के। तो 2000 को क्यों नहीं डिवाइड बाय 2 किया? किया ना 2000 डिवाइड बाय 1000 तो भी 2 पर यूनिट ही आया। कैसा 2% कैसा है? टोटल कॉस्ट कितनी? 1200। हम्म कितने यूनिट्स बनाने में? 600 टोटल कॉस्ट कितनी? 2000 कितने यूनिट्स बनाने में? 1000 डिवाइड बाय 2 खत्म। चलो कंज्यूमर्स कितने थे? वो भी हमारी कौन सी कॉस्ट आई थी? वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा इसकी पर यूनिट कितनी? तो भाई 900 डिवाइड बाय 600 1.5, 1.5 1500 डिवाइड बाय 1000 1.5 पर यूनिट। थर्ड मेंटेनेंस। सेमी चलो मेंटेनेंस में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों है तो लिखेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। चलो उसमें फिक्स कॉस्ट तो हमारी कितनी थी? 1000 और पर यूनिट कितनी आ रही है? 600 तो भाई 600 डिवाइड बाय 1600 नहीं sir। सॉरी हाँ 1600 डिवाइड बाय 600 हां कितना आएगा? करो तो 1600 डिवाइड बाय 600 2.67 तो 2.67 पर यूनिट वेरिएबल और 1000 रुपए फिक्स। चौथा पावर। चलो पावर एंड फ्यूल में
पूरा का वही। पूरा वेरिएबल था वही कितनी नहीं सेमी 1600 डिवाइड बाय 600 2.67 2.67 सेमी वेरिएबल कॉस्ट 2.67 हजार अच्छा यहाँ पे 1000 भी ले सेवन वेरिएबल इसलिए हाँ और बाद में फिक्स है ना फिक्स कॉस्ट भी आ रहे हैं देखो टोटल खर्चा हमारा कितना था 1600 उसमें से हमारा वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा कितना 600 1600 में 600 गया बचा कितना बचा तो वो हमारा कौन सा खर्चा वहाँ सिर्फ इस लेफ्ट साइड है करने का राइट साइड नहीं करने का दोनों का किया ना 2000 में से 1000 गया तो 1000 तो दोनों में 1000 बचा मतलब कि वो हमारा कौन सा खर्चा हो जाएगा फिक्स कॉस्ट हो जाएगा ठीक है ये ऊपर जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें फिक्स कॉस्ट उसमें नहीं है ना मेंटेनेंस क्यों फिर गलत हुआ हाँ ये 1600 मतलब कि 600 ही हमारी वेरिएबल कॉस्ट है तो 600 डिवाइड बाय जो जोड़ में 600 यूनिट्स तो मतलब कि 1 रुपीज वाह क्या है अरे 600 डिवाइड बाय 600 1 पर यूनिट वाह वाह ठीक है फिर डेप्रिसिएशन का खर्चा चलो डेप्रिसिएशन का लो पूरा का Fixed. पूरा फिक्स कॉस्ट का 4000 और इंश्योरेंस वो भी फिक्स कॉस्ट अच्छा डाउटिंग डेप्रिसिएशन है डेप्रिसिएशन 4000 सेम टू सेम बस नहीं ये फर्स्ट पार्ट हुआ अभी फर्स्ट पार्ट अभी सेकंड पार्ट प्रिपेयर अ बजट फॉर 80% कैपेसिटी चलो अब हम बजट बना रहे हैं बी ऑप्शन बी प्रिपेयर अ बजट एट 80% कैपेसिटी डन चल अब कैसे बनाएंगे तो देखो सबसे पहले हम हमारे पर्टिकुलर और अमाउंट्स की बात करते जाएंगे और टोटल कॉस्ट लगते जाएंगे चलो सबसे पहले वेजेस चलो वेजेस तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट था और वो भी 2 पर यूनिट अब हम 80% कैपेसिटी से काम करें तो हम कितने यूनिट्स बनाने वाले हैं पता है 800 यूनिट्स देखो वेजेस का खर्चा कितना आएगा 800 यूनिट मल्टीप्लाई बाय तो 1600 फिर वेजेस के बाद क्या था कंज्यूमेबल्स चलो उसमें भी 800 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1200 है 1200 ठीक है फिर मेंटेनेंस 800 चलो मेंटेनेंस में क्या सेमी वेरिएबल था मतलब कि 800 यूनिट इनटू 1 800 तो मतलब कि 800 प्लस उसके साथ साथ 1000 तो हमारा फिक्स खर्चा जुड़ा हुआ गलत है ही गलत तो मतलब ये कितना आ जाएगा 1800 500 की नहीं बस कहते तो आपने मेरे को आगे गलत अमाउंट लिखा हुआ ना 1100 और 1500 लिखाई हुई है यार आपने 1600 2000 लिखा दी है कि यार पर आप बहुत यार तू ही बोल रहा मैं तो बोल रहा नहीं तो नहीं बोले तो उनका भाजी बुरा करते हो ना आप लोग यार चलो लो 400 डिफरेंस 1100 में से 600 गया तो मतलब कि 500 400 तो आ रहा है बराबर 500 500 1500 में था गया 500 आए चल तो प्लस 500 मतलब कि 1300 फिर मेंटेनेंस के बाद कौन सा है पावर नहीं मैं देख लेता हूँ आप रन दो अभी चलो 800 यूनिट इंटू 1 मतलब कि 800 प्लस 1000 1800 1800 फिर फिक्स ही है डेप्रिसिएशन 4000 फिक्स भी है और इंश्योरेंस का भी 1000 फिक्स भी है तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 900 हमारी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 10,900 ठीक है और फिर हम उनको क्या बोला फाइंड द टोटल कॉस्ट फॉर बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल पर यूनिट
और वो भी किस हिसाब से बता रहा है वो लोग आपको 60%, 80% एंड 100% कैपेसिटी। पहले इतना लिख दो, फिर वो वाला भी करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं इसके साथ, तो हमको थर्ड पॉइंट हो रहा है, फाइंड द टोटल कॉस्ट बोथ फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट फॉर 60, 80 एंड 100% कैपेसिटी। कैपेसिटी cost. पहले 60% कैपेसिटी 600 यूनिट, 80% कैपेसिटी 800 यूनिट, 100% कैपेसिटी 1000 यूनिट और यूनिट कॉस्ट टोटल पहले सर वेरिएबल कॉस्ट दिखते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट? जो लिखना। अपने टोटल ही करना है ना। हम क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर लिखेंगे, फिक्स कॉस्ट उसके, और सेमी वेरिएबल उसके अंदर ही। हाँ वो तो साइड बाय साइड। चल वेरिएबल कॉस्ट में कौन कौन सी है हमारे वेरिएबल कॉस्ट? वेजेस, कंज्यूमेबल्स और मेंटेनेंस एंड सबसे पहले वेजेस। पर यूनिट कॉस्ट वेजेस का हमने कितना निकाला था? 2 रुपया। 2 रुपये 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया। फिर उसके बाद कंज्यूमेबल्स 1.5 रुपया था उसका पर यूनिट। यस 1.5 रुपया 1.5 रुपया 1.5 रुपया। फिर उसके बाद कौन सा था? मेंटेनेंस। वो हमारा सेमी वेरिएबल था, मतलब कि हम उसको वेरिएबल में भी लिखेंगे और फिक्स में भी लिखेंगे, लेकिन वेरिएबल में उसका कितना आ रहा था? 1 रुपया। फिर मेंटेनेंस के बाद कौन सा था हमारा? पावर एंड फ्यूल, वो भी 1 रुपया था। ये हमारा क्या आ जाएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसमें फिक्स कॉस्ट टूट दे जाएंगे। फिक्स कॉस्ट में मेंटेनेंस कितना आ रहा था? मेंटेनेंस का खर्चा हो टोटल 500। 500 देखो, मैं उसको सीधा ही बाहर 500 टोटल के तौर पे ही लिख दूंगा। ठीक है। फिर पावर एंड फ्यूल में 1000 था। 1000 1000 1000। फिर डेप्रिसिएशन 4000। टोटल में 4000 4000 4000। इंश्योरेंस 1000। टोटल फिक्स कॉस्ट। फिर उसके बाद ग्रैंड टोटल जब 600 इंटू 2 1200। 15 छक्के 600 600 1600 15 120 2000 1500 1000 1200 1200 2400 plus 900 3300 1500 5000 6500 plus 3300 नॉट्स। फिर 1600 1200 हो गया। 1600
पर रेडी बोला गया है हाँ जी 500 डिवाइड बाय 600 10.83 500 divided by 800 8.125 ओके जी